सो गाइज टुडे वी आर गोइंग टू डू द रिवीजन। ठीक है, तो पहले हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक टॉपिक चैप्टर 4 का जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सो मेनी टाइम्स आई हैव सीन क्वेश्चन कमिंग ऑन इट, वो कवर करके देन विल कम टू चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी बहुत टॉपिक्स हैं। You can get question on quantum numbers, electronic configuration, then there are so many principles involved. फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, डी ब्रॉगली है, उसमें बोहर मॉडल है, तो देर आर सो मेनी टॉपिक्स। ठीक है, तो व्हाट इज द क्राइटेरिया, पहले आप अपने नोट्स पढ़ो एंड देन जिन लोगों को लगता है कि हाँ नोट्स पढ़ के हम क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाते, सो देन यू कैन डू द क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, मैंने अभी चैप्टर 4 के भी MCQs भेजे थे। If you will say then I'll provide you the hard copy also। ठीक है, आप वो क्वेश्चन जब तक खुद हैंड से प्रैक्टिस करोगे तभी आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक है, तो पहले एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग टॉपिक कर लेते हैं एंड देन we'll see चैप्टर 2। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या मतलब है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि एक बार बॉन्ड बन गया, ठीक है, अब जब कोई बॉन्ड बनता है, इट कुड बी आयनिक, इट कुड बी कोवेलेंट, है ना, बट जब आप दो मॉलिक्यूल्स को कंसिडर करते हो, जैसे वाटर है, वाटर इज अ मॉलिक्यूल, अब दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में देखा गया है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं ना, पूरे पीरियोडिक टेबल में 3 ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माने जाते हैं, एक फ्लोरीन, एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन, जिसको मैं बच्चों को हमेशा बोलती हूँ कि फोन से याद रखो, फोन। द 3 पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव माने गए हैं कि वो हाइड्रोजन के साथ कौन सी बॉन्डिंग बना सके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पॉइंट ये है कि बच्चे इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मानते नहीं, ये तो विद इन द मॉलिक्यूल, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड बना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज बेसिकली द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये कोई नॉर्मल बॉन्ड नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, नॉर्मल बॉन्ड जब दो एटम्स के बीच में बनता है एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए, दैट कुड बी आयनिक, दैट कुड बी कोवेलेंट, दैट इज डिफरेंट। डोंट कंफ्यूज इट विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने काफी बार बच्चों को देखा है इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हुए। दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ये तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है। बट देन आई से कि जब एक मॉलिक्यूल बन गया, जब एक मॉलिक्यूल बन गया तो दो मॉलिक्यूल भी तो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, विच आर नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, विच आर नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो मैं आपको, जब आप अपनी आगे जर्नी करोगे तो आपको पता लगेगा कि मॉलिक्यूल्स भी आपस में इंटरैक्ट करते हैं थ्रू वंडरवॉल फोर्सेस, थ्रू डाइपोल फोर्सेस, बड़े तरह के फोर्सेस होते हैं। बट वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम ही बताता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ऐसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं जिसके लिए H तो होना चाहिए, ऑब्वियसली नाम ही बता रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन हर मॉलिक्यूल का H हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा। ओनली उन्हीं मॉलिक्यूल्स का H हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाएगा जो या तो F के साथ लगाओ, या किसके साथ लगाओ, O के साथ, या किसके साथ लगाओ, N। मतलब उसको बनाना भी O के साथ है और वो खुद भी लगा होना चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस। खुद भी वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में इन्वॉल्व होते हैं जो खुद भी वन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़े हों। ठीक है, सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आप कैसे डिफाइन करते हो? इट इज बेसिकली द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दैट is between hydrogen and one of the electronegative element, which could be fluorine, which could be oxygen and which could be नाइट्रोजन। अब सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं वाटर क्यों ले रही हूँ? क्योंकि वाटर हमारे आसपास होता है। जरा सोच के देखो, कभी सोचा है कि पानी लिक्विड क्यों है? पानी गैस भी तो हो सकता था रूम टेम्परेचर पर, तो आप कहते हैं कि भगवान ने इसीलिए बनाया ताकि हम पी सकें, वो तो है ही है। बट यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो वाटर को जोड़ के रखती है। अगर सोचो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती, वाटर के अंदर वीक फोर्सेस होते, तो वाटर के मॉलिक्यूल इधर उधर भागते, तो रूम टेम्परेचर पर वाटर गैसियस स्टेट में होता, तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम सर्वाइवल ही ना हो पाता। तो यू नो थिंग्स द गॉड हैज मेड, यू नो, जो कितनी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं हमें पता ही नहीं, वी डोंट इवन रियलाइज। हमारे लिए पानी है और वो वाटर तो लिक्विड स्टेट में ही होता है रूम टेम्परेचर पे, बट थिंक ओवर इट कि उसको लिक्विड किसने बनाया? अगर उनके बीच में, दो वाटर के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, अगर उससे वीक रहती तो शायद यही वाटर के मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागते एंड इट कुड हैव एग्जिस्टेड इन द
गैसियस स्टेट। लेकिन यही वाटर कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तो वाटर में होती है, अमोनिया में भी होती है, क्योंकि आई टोल्ड यू कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, या तो O हो, N भी हो सकता है, तो N और H के बीच में भी क्या होती है, या फिर HF के अंदर भी फ्लोरीन और हाइड्रोजन आ गया। सो आई एम अगेन शोइंग यू कि ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो वो खुद का मॉलिक्यूल का बॉन्ड है। दो मॉलिक्यूल के बीच के फोर्सेस को क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन। So hydrogen bonding is not a normal bond, it is the intermolecular force. That means जब मॉलिक्यूल बन गया, उन दो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच के जो फोर्सेस है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए हाइड्रोजन, अब आप तुम ये नहीं पूछो कि मैम व्हाई इज इट सो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी बनेगी अगर दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम खींचेगा तो हाइड्रोजन के ऊपर कितना, कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल। तो अल्टीमेटली हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटरेक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक नाम दे दिया गया उस फोर्स को जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में है। अदरवाइज ये भी तो पॉजिटिव और नेगेटिव की इंटरेक्शन ही है। अगर H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ना आता और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ना आता, देखो ना, नेचर ने तो एक ही चीज बनाई है, पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव। नाम तो हमने उसको दिया ना कि अगर वो इंटरेक्शन हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन की हुई तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अदरवाइज थिंक ओवर इट। फोर्स क्या होता है? फोर्स तो भगवान ने यही बनाया ना कि आयरन मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, सेम चार्ज आ गए पॉजिटिव पॉजिटिव तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। फोर्सेस तो वही रहते हैं, बट एक ऐसे फोर्सेस जो कि इतने, बट अब आप बोलोगे कि मैम अगर कोई नॉर्मल, अगर यहाँ पे मैं Cl ले लूं, क्लोरीन ले लूं, उसके ऊपर भी तो नेगेटिव चार्ज होगा, है ना? उसके ऊपर भी तो, आप फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ही क्यों कह रहे हो? अगर मैं फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के अलावा कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ले लूं, HCl ले लूं, HCl में भी तो Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो उसमें भी तो पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन होंगी, बट उस पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि वो पॉजिटिव नेगेटिव उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। उसको हम नॉर्मल डाइपोल डाइपोल बोलते हैं। उसको नॉर्मल हम क्या बोलते हैं? डाइपोल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए उस पॉजिटिव नेगेटिव को बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, और वो तभी स्ट्रॉन्ग होगा अगर जो एलिमेंट है वो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल के कितने हैं? कौन कौन से? फोन F से, O से, N से। नो डाउट इनके अलावा भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, उसके ऊपर भी नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, बट उनके नेगेटिव पॉजिटिव इंटरेक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि उस पॉजिटिव नेगेटिव को हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देने के लिए इट हैज टू बी स्ट्रॉन्ग होने के लिए सिर्फ 3 ही एलिमेंट हैं जो एलिजिबल माने गए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। उनमें से एक था F, एक था O, एक था N। तो आपको एज अ शॉर्ट नोट मैं बताऊं कि अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आप सिंपल ये बोलोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब दो मॉलिक्यूल बन जाने के बाद जो फोर्सेस होते हैं, ठीक है, बिटवीन हाइड्रोजन। अब ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इतना तो तुम्हें याद आएगा कि एक हाइड्रोजन होना चाहिए एंड वन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी हम शो कर सकते हैं अगर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा एलिमेंट कौन सा होगा? और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में हमने कौन कौन से लेने हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो अमोनिया में नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बन रही है? वाटर में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन रही है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट HF। ठीक है, अब दीज आर नॉट द 3 एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। जैसे मैं आपको अब एप्लीकेशंस पे लेके आऊंगी कि क्वेश्चन कैसे आने हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, क्यों पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या इसका हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट है। सबसे बड़ा फेमस एग्जाम, कभी बर्फ को लेना, आइस को लेना और उस आइस को पानी में डालना, तो वो डूबेगी नहीं, वो फ्लोट करेगी, जबकि आइस सॉलिड है। जब आप उसको पानी के बीकर में डाल रहे हो तो इट शुड सिंक। तो
तो ये क्वेश्चन आता है कि आइस फ्लोट क्यों करती है पानी पे, जबकि देखा जाए आइस सॉलिड है तो उसको पानी में डूब जाना चाहिए। आइस का वाटर में फ्लोट करना भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कारण है। देखो क्यों, सारे ध्यान से देखना। वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, आप बोलोगे H2O, है ना। H2O मतलब वाटर का फॉर्मूला हम सबको पता है, H2O मतलब O दो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है। अब अगर आप आइस का स्ट्रक्चर देखो ना, आइस का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है। आइस में जब सॉलिड बन जाता है पानी तो क्या होता है, दो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, दो वाटर मॉलिक्यूल्स जैसे आमने सामने पड़े हैं तो ऑब्वियसली ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। कैसे, ऊपर वाला ऑक्सीजन नीचे वाले ऑक्सीजन के साथ, नीचे वाले वाटर के H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। तो क्या होता है, ऊपर तो वो H के साथ नॉर्मल बॉन्ड बना रहा था जो उसका वाटर का बॉन्ड था, अब ऊपर वाले वाटर बॉन्ड ने नीचे वाले वाटर बॉन्ड के साथ क्या बनानी स्टार्ट कर दी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से देख रहे हो यहाँ पे केज लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। केज क्या बन रहा है, केज लाइक, मतलब कि आप ऐसे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि ऑक्सीजन इज नॉट मेकिंग टू बॉन्ड्स, इट विल लुक लाइक इट इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड। फॉर्मूले में H2O में क्या दिख रहा है कि O कितने बॉन्ड बना रहा है ना। आप कहोगे कि मैम H2O का फॉर्मूला, H2O का मतलब है कि O दो H के साथ बॉन्ड बनाता है, विच इज ट्रू, बट दैट इज इन द लिक्विड स्टेट, दैट इज इन द व्हाट हैपन इन द सॉलिड स्टेट कि वाटर मॉलिक्यूल पास पास आने लगते हैं। सॉलिड स्टेट में पास पास आने की वजह से जो O दो H के साथ बॉन्ड बना रहा था वो नीचे वाले दो H के साथ क्या बनानी स्टार्ट कर देता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऐसा लगता है एज इफ वन ऑक्सीजन इज नॉट सराउंडेड बाय 2H, रादर इट इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी H, 4H। उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि केज बनने लग गए। केज मतलब ऐसे खाली खाली पिंजरे से बनने लग गए, है ना। अब डेंसिटी क्या होती है गाइस, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अब अगर आप आइस का स्ट्रक्चर देखोगे, आइस के स्ट्रक्चर में ऐसे बहुत सारे क्या बने होंगे, केजेस, लेकिन उनमें कुछ है तो नहीं ना। लेकिन उन केजेस बनने की वजह से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो खाली जगह है, खाली जगह इन केजेस के अंदर, खाली जगह बढ़ने से क्या बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। आइस सॉलिड स्टेट में है लेकिन सॉलिड स्टेट होने में भी उसकी डेंसिटी क्या कर गई, तो जिस चीज की डेंसिटी कम है वो पानी पे फ्लोट ही करेगी। या क्वेश्चन आए व्हाई आइस इज लेस डेंसर देन वाटर, आइस तो सॉलिड है, इसको तो हाई डेंसिटी होना चाहिए, बट लेस डेंसर क्यों हो गई। तो आपने ये एक्सप्लेन करना है कि व्हेन वाटर इज कन्वर्टेड टू आइस, जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो ऑब्वियसली वाटर मॉलिक्यूल्स पास पास आने लगते हैं। तो ईच ऑक्सीजन इज नॉट सराउंडेड बाय 2H, रादर इट इज सराउंडेड बाय 4H, क्योंकि दो बॉन्ड तो वो बना ही रहा था, नीचे वाले 2H के साथ उसने क्या बनानी शुरू कर दी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से ऐसा लगा कि जैसे ऑक्सीजन 2H के साथ नहीं लगा बल्कि कितने H के साथ लगा, 1 2 3। ऑल्सो इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अब केज बनने का क्या मतलब है कि आइस के स्ट्रक्चर में ऐसे बहुत सारे खाली खाली जगहें बढ़ने लगेंगी, केजेस बनने लगेंगे, वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। और अगर किसी चीज का वॉल्यूम बढ़ता है तो उसकी डेंसिटी क्या कर जाती है, बिकॉज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो आइस की डेंसिटी इतनी कम हो गई कि वो वाटर में क्या करने लगी, फ्लोट। तो आपको ये अगर क्वेश्चन आता है व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, इट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना बनती, वाटर 4H से सराउंड ना होता, केज लाइक स्ट्रक्चर ना बनते, तो ऐसा होता ही ना। तो एक तरह से ये भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो रहा है। अब आप आइस को मेल्ट करने लगे। अब इसकी दूसरी पिक्चर भी सुनो। अब इस आइस को आप जब मेल्ट करने लगे तो क्या हुआ, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटने लगी। जब आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे थी तो इसकी लो डेंसिटी थी, क्या थी, लो डेंसिटी। अब जैसे ये पानी बनने लगेगी, आप टेम्परेचर देने लगोगे 1 डिग्री 2 डिग्री, तो क्या होगा, इसकी हाइड्रोजन टूटने लगेगी। 4 डिग्री सेल्सियस पर जितनी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है आइस में वो सारी टूट जाती है। जितनी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आइस के स्ट्रक्चर में होती है वो कौन से टेम्परेचर पर टूट जाती है, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पे ये देखा गया है, 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका वॉल्यूम मिनिमम हो जाता है।
तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, ये क्वेश्चन आता है व्हाई वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। मिनिमम डेंसिटी तो 0 पे थी, तभी वो आइस फ्लोट कर रही थी, बट जब तुमने टेम्परेचर बढ़ाया आखिर 4 डिग्री सेल्सियस पर ही उसकी मैक्सिमम डेंसिटी क्यों हुई। तो आपने आंसर ये देना है कि जैसे जैसे आप 0 से टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, टेम्परेचर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटने लगी तो मॉलिक्यूल पास पास आने लग गए, वॉल्यूम कम होने लग गया, डेंसिटी बढ़ने लगी। बढ़ते 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 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ कि जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी सारी टूट गई। सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटने से वॉल्यूम कौन सी स्टेज पे चला गया और डेंसिटी उसकी क्या हो गई। अब आप सोचोगे कि मैम अगर 4 से ज्यादा बढ़ा दे, 5 कर दे, तो 5 पे क्या हुआ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो टूट चुकी है, अब और तो है नहीं। अब अगर आप और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वाटर मॉलिक्यूल फिर दूर दूर भागने लग जाएंगे, क्योंकि आप काइनेटिक एनर्जी दोगे, हीट एनर्जी दोगे, वो कुछ तो करेगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो टूट चुकी है, तो आप 4 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो उल्टा क्या होगा, फिर से वाटर मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी आएगी, फिर से मॉलिक्यूल दूर दूर भागने लगेंगे, फिर से वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, फिर से डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो यानी कि 4 डिग्री से पहले भी डेंसिटी कम है, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद भी डेंसिटी कम है, मैक्सिमम कौन से टेम्परेचर पर है। दोबारा समझो कि 4 ही क्यों, 4 से पहले डेंसिटी इसीलिए कम थी क्योंकि 4 से पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से केज लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए थे। केज लाइक स्ट्रक्चर्स का वॉल्यूम ज्यादा होता है, ज्यादा वॉल्यूम से डेंसिटी कम थी। अब जैसे आप 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने लगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटने लगी, मॉलिक्यूल पास पास आने लग गए, 4 डिग्री सेल्सियस पे सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट गई, तो वॉल्यूम, सारे मॉलिक्यूल पास पास आ गए, तो वॉल्यूम कौन सी स्टेट पे चला गया। अगर वॉल्यूम मिनिमम हो गया तो वाटर की डेंसिटी क्या हो गई। किसी ने पूछा कि मैम अगर 4 से भी ज्यादा टेम्परेचर दे दे तो क्या होगा। अगर तुम 4 पे भी नहीं रुकोगे, 5 दे दोगे, बढ़ाने लग जाओगे, तो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो टूट चुकी है, लेकिन तुम फिर भी टेम्परेचर दे ही जा रहे हो, हीट दे ही जा रहे हो, तो वो क्या करेगी, कुछ ना कुछ तो करेगी ना। वो क्या करेगी कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स को एज अ काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, फिर वाटर मॉलिक्यूल फिर से दूर दूर भागने लग जाएंगे। दूर दूर भागने का मतलब उनका वॉल्यूम बढ़ने लग जाएगा, डेंसिटी फिर, तो 4 के बाद भी डेंसिटी कम हो रही है, 4 से पहले भी डेंसिटी, 4 पे डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने नोट्स पे लिखवाए हुए हैं। व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हाई वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट, दैट इज आल्सो ड्यू टू। अब तीसरा क्वेश्चन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह की होती है, इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर। अब इसमें आपको लगेगा कि व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर, व्हाट इज इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है। मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। एक हमारे पास स्ट्रक्चर रहता है पैरा नाइट्रोफिनोल, ये वैसे 12th में आप जाओगे अल्कोहल फिनोल वाले चैप्टर्स में आता है कि जब फिनोल के पैरा पोजीशन पे NO2 लग जाए तो दैट इज पैरा नाइट्रो, और अगर मैं उसी नाइट्रो को ऑर्थो पे लगा दूं, दिस इज पैरा नाइट्रो, दिस इज ऑर्थो नाइट्रो। अब दोनों में फर्क देखना, दोनों एक ही फैमिली के मॉलिक्यूल्स हैं। जब आपने पैरा पोजीशन पे NO2 लगाया फिनोल के, तो उस NO2 ने क्या किया, दूसरे फिनोल के मॉलिक्यूल के H के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई, क्योंकि आई टोल्ड यू हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाने के लिए H के साथ वन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, FO या N। तो N के पास, NO2 के पास N था, और फिनोल के OH के पास क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाने की जो कंडीशन थी वो मीट हो गई। तो फिनोल के H ने सोचा कि मैं दूसरे फिनोल के N के साथ क्यों ना बना दूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बट गाइस इफ यू नोटिस दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर, यानी कि जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है तो दो मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, लेकिन वही NO2 अगर ऑर्थो पे चला गया, सुनो, तो उस NO2 ने सोचा कि मैं दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाऊं, इससे अच्छा मैं खुद के मॉलिक्यूल के अंदर भी तो H है। डिफरेंस देखो, ये विद इन द सेम मॉलिक्यूल है, दोनों मॉलिक्यूल में, सॉरी दोनों मॉलिक्यूल्स
ये भी मन नहीं कर रहा इसका भी पढ़ने का, जस्ट लाइक यू। जब ये पेपर में क्वेश्चन आएंगे ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तब सोचोगे कि काश उस दिन सुन लिया होता, एंड वी शुड नॉट हैव स्लेप्ट। Connected? Yeah. So guys, there is a difference. You can see orthonitrophenol में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, पर आपको डायग्राम ही एक्सप्लेन कर रहा है दिस इज विद इन द सेम मॉलिक्यूल। वो अब तुम कहोगे कि मैम आपने तो बोला था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर है, ट्रू, बट कभी कभार ऐसे केसेस आते हैं जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द सेम मॉलिक्यूल बन जाती है, जस्ट लाइक ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में NO2 अपनी OH के इतने पास है कि इसका H इसके खुद के N के साथ बना लेगा, रादर देन इसका H दूसरे N के साथ बनाएगा। तो फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि जब साइंटिस्ट पैरानाइट्रोफिनोल और ऑर्थोनाइट्रोफिनोल को सेपरेट करने लगे तो उन्होंने क्या किया, दोनों को हीट किया पानी में, स्टीम में। तो क्या हुआ कि ये जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल था, क्योंकि ये आपस में जुड़ा नहीं हुआ था, तो ये स्टीम वॉलेटाइल निकला। मतलब जैसे ही तुमने पानी में डाला और स्टीम बनाई, जैसे स्टीम उड़ी, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल भी स्टीम के साथ उड़ गए, कारण ये आपस में जुड़े नहीं हुए। लेकिन पैरानाइट्रोफिनोल स्टीम के साथ वॉलेटाइल नहीं हुए, क्योंकि पहले इन दोनों के बीच की क्या तोड़नी पड़ेगी? इंटरमॉलिक्यूलर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो मॉलिक्यूल्स एक मॉलिक्यूल, देखो अगर मैं इसका हाथ पकड़ लूं, ये इसका हाथ पकड़ ले, हम जुड़ के खड़े हैं, तो हमारे बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि आई एम, कहते हैं ना यूनाइटेड वी स्टैंड, वो बात हो गई कि मैंने इसका हाथ पकड़ो, इसने इसका हाथ पकड़ो, इसने इसका हाथ पकड़ो, सब समवन कम्स और हमें से किसी एक बच्चे को अपने साथ लेके जाना जाएगा, तो वी आर टुगेदर। हम बोलेंगे नहीं, पहले तुम्हें हमारी बॉन्डिंग तोड़नी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम ऑलरेडी अकेले अकेले हो, she has no link with her, she has no link with her, सारे अलग अलग खड़े हैं, तो कोई बच्चा आएगा टीशा को कुछ भी ब्राइब देगा, लालच देगा, ये चली जाएगी। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। यहाँ पे ऑर्थोनाइट्रोफिनोल अपने में ही मस्त है, क्योंकि वो दूसरे ऑर्थोनाइट्रोफिनोल के साथ किसी भी तरह की बॉन्डिंग नहीं दिखा रहा। क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि वो अपने अंदर ही दिखा रहा है, तो उसको तोड़ना नहीं है। वो जैसी स्टीम आएगी, स्टीम उड़ेगा, ऑर्थो निकल जाएगा, पैरा वाला नहीं निकलेगा, क्योंकि पैरा वाला दूसरे पैरा के साथ जुड़ा हुआ है। जब तक उसकी खुद की दो मॉलिक्यूल्स के बीच की इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक नहीं होगी, तब तक ये स्टीम वॉलेटाइल नहीं होगा। जस्ट लुक एट द क्वेश्चन देन यू विल सी। केमिस्ट्री 11th, I have seen a question NTC वाले में। तूने सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए टीशा? हाँ, ये देखो, पहले तो सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है, कैन यू ऑफ द लाइट्स? सबसे पहले तो सिंपल क्वेश्चन है 5 मार्क का। व्हाट, जस्ट लुक एट दिस, 5 मार्क में आ रहे हैं क्वेश्चन। व्हाट इज मेंट बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड द कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्ड। तो पहले तो आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताओगे कि इट इज वन ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस व्हिच इज फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड वन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम व्हिच इज F, O या N। एंड व्हाट आर द कंडीशंस? यही कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के लिए, वन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। It could be fluorine, it could be oxygen, it could be, and you have to explain it. You can give the example of water, H2O के बीच में दिखा देना, HF, NH3, उसके बाद बता देना how many type of hydrogen bonding are there, 2, intermolecular and inter के लिए कोई भी 2 दिखा देना, चाहे पैरानाइट्रोफिनोल दिखा देना या कोई भी। इंट्रा के लिए कौन सा दिखाना पड़ेगा? ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। तो देखो ये पूरे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रखा है, एंड यू नो नॉट दिस क्वेश्चन बट आई seen a very interesting question. हाँ, ये मुक्कत वाले देख लो, सेम ऑर्थोनाइट्रोफिन। प्लीज ऑफ करना लाइट। अब देखो, इन्होंने एक ये स्ट्रक्चर बनाया, एक ये स्ट्रक्चर बनाया। अब जिन्होंने ऑर्थोनाइट्रो और पैरानाइट्रो वाला केस नहीं करा, उनके लिए तो ये एलियन है, बट दिस इज नथिंग
इसमें क्या किया हुआ है, एक बार OH के ऑर्थो पे मतलब बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशन पे NO2 लगाया हुआ है, तो H इतना पास है NO2 के कि ये इंट्रा दिखाएगा कि इंटर, इंट्रा दिखाएगा ना, क्योंकि कितना पास है। ये कौन सा, ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है दिस इज, जिसमें OH ऑर्थो पोजीशन मतलब जो साथ वाली पोजीशन होती है 1 2, ऑर्थो को ये मत मानो कि इधर इधर, ऑर्थो इज एडजेसेंट मतलब कि एक दूसरे के साथ लग गया, अगर ये 1 है तो ये 2 है, या ये 1 है तो ये क्या है, और 1 और 2 ऑर्थो नाइट्रो बन गया। ये ऑर्थो पे नाइट्रो और ये क्या है फिनोल, और यहाँ पे फिनोल OH के फिनोल के 1 2 3 4 पे लगाया। अभी मैंने आपको एग्जांपल समझाया था कि जब पैरा वाला पैरा पे NO2 होता है तो वो अपने H के साथ नहीं लगा सकता, वो एक और मॉलिक्यूल ढूंढेगा, ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल ढूंढेगा, फिर उसका H उसके N, यानी कि ये इंटर दिखाता है, ये क्या दिखाता था, लेकिन ये ऑर्थो वाला अपने अंदर ही, क्योंकि वो इतने क्लोज हैं, तो ये क्या दिखाता था, इंट्रा। तो पहला क्वेश्चन, विच कंपाउंड इज एक्सपेक्टेड टू शो इंट्रा, तो पहले आप इंट्रा कौन दिखाएगा, फर्स्ट वन वाला। अगर आपको इसका नाम नहीं भी पता था आप इसका स्ट्रक्चर बना के आ जाओ। अगर मान लो इसका नाम तो आपको पता है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, या अगर इसकी जगह ऐसे कोई और स्ट्रक्चर आ जाए लेकिन आपको लग रहा है कि वो ऑर्थो पे है, ऑर्थो वाले क्या दिखाते हैं, इंट्रा, क्योंकि वो इतने क्लोज हैं कि वो अपने अंदर ही दिखा देते हैं, और पैरा वाले अपने अंदर नहीं दिखा सकते क्योंकि वो इधर है, वो नॉर्थ पोल पे है वो, तो वो अपने साथ वाले मॉलिक्यूल के साथ दिखाता है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, विच ऑफ द अबव टू कंपाउंड विल शो हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड व्हाई। सेकंड, क्योंकि पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होगा, क्योंकि पैरा वाला एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, दूसरा तीसरे से तीसरा, तो उसको मेल्ट करने के लिए हमें पहले उन पैरा को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। ऑर्थो वाला तो अपने अंदर ही दिखा रहा है, अगर मुझे मेल्ट भी करना है मुझे एक ऑर्थो की इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेल्ट करने का मतलब है एक ऑर्थो और दूसरे ऑर्थो को अलग करना, वो तो ऑलरेडी वो क्या है, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स। अगर उनके अंदर, अगर मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है भी है, मेल्ट करने के लिए मुझे इसको थोड़ा तोड़ना है, मुझे इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा मेल्ट करने का मतलब होता है एक ऑर्थो को दूसरे ऑर्थो से अलग करना, वो तो ऑलरेडी ऑर्थो वाला क्या एग्जिस्ट कर रहा है एज अ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, सो नो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट इट। बट पैरा वाला, एक पैरा वाला दूसरे से दूसरा वाला, तो हमें अगर उसको मेल्ट करना है हमें उसके अंदर की इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करनी पड़ेगी, ब्रेक। ये केस तो बुक में से लाइक जस्ट लर्न इट, रिवाइज इट, एंड क्योंकि जरूरी नहीं है केस स्टडी की फॉर्म में आए, अगर आपको एक्सप्लेन भी करनी आएंगे 2 टाइप्स, तो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल वाला केस वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट केस। विच ऑफ द अबव विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर इजीली एंड बी मोर सोल्यूबल इन वाटर। कौन कहते हैं कि वाटर के साथ बनाएगा और मोर सोल्यूबल होगा, ऑब्वियसली पैरा वाला बनाएगा, क्योंकि ऑर्थो वाला तो खुद ही अपने अंदर क्या बना रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये वाले क्वेश्चन, ये सेक्शन सी का 3 मार्क्स का सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ हाँ, एनी, वो डिपेंड करता है कि एच और ओ के या एन और एच। हमने सिंपल आंसर देना है क्योंकि ऑब्वियसली ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो चांसेस ऑक्सीजन के साथ आना। लाइट्स ऑन करना। So with this we complete with the hydrogen bonding. Now let's start with the revision of chapter structure of atom. ठीक है, अब structure of atom की शुरुआत हुई थी थॉमसन मॉडल से, ठीक है। तो आई होप वो तो आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, टेल मी, जे थॉमसन। लेकिन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले कैथोड रेज आए थे। स्टडी ऑफ कैथोड रेज किसने करी थी, क्रूक्स, विलियम क्रूक्स ने वो डिस्चार्ज ट्यूब बनाई थी जिसमें कैथोड रेज निकलने लगी थी फ्रॉम कैथोड टू, बट लेटर ऑन इट वाज फाउंड कि कैथोड रेज आर नथिंग बट अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट वो डिस्कवरी जे थॉमसन ने करी थी। फिर एनोड रेज की डिस्कवरी हुई। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, गोल्डस्टीन, वेरी गुड। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक, है ना। उसके बाद
जब ये डिस्कवरी हो गई थी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, देन केम दी मॉडल्स। सबसे पहले जिस मॉडल को रिकॉग्निशन मिली थी, हालांकि वो बहुत गलत ही था, आज तक भी उसको सुनाया जा रहा है, अगर उसके बच्चे होंगे आज गालियां दे रहे होंगे कि हमारे दादाजी को इतना सुनाया जा रहा है, बट फिर भी हम उनको रिकॉग्निशन देते हैं कि थॉमसन ने बोला था कि पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन बिटवीन जस्ट लाइक अ वाटरमेलन मॉडल। आपने वाटरमेलन देखा होगा कि वाटरमेलन कंप्लीट होता है, उसके बीच में ब्लैक कलर की सीड्स एम्बेडेड होती हैं। तो यू नो द मॉडल गिव बाय थॉमसन, इट रिजेंबल्ड टू अ वाटरमेलन, सो इट इज आल्सो नोन एज वाटरमेलन मॉडल, जिसमें उसने बोला था कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज विल बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, बट अकॉर्डिंग टू हिम उसको लगता था कि पॉजिटिव चार्ज पूरा फैला हुआ है, ऐसा नहीं है कि एक जगह पे ज्यादा एक जगह पे कम है, इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और जो उसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बीच बीच में एम्बेडेड हैं, बट जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इतने होंगे कि उसका टोटल नेगेटिव चार्ज अंदर के पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दे, बैलेंस। बट दिस मॉडल वॉज कंप्लीटली discarded, or it was totally proved wrong after coming of Rutherford alpha ray experiment। जब रदरफोर्ड ने एटम का मॉडल पहचानने के लिए उसको अल्फा रे के साथ स्कैटर किया था, कौन सा मेटल चूज किया था उसने अल्फा रे को स्कैटर करने के लिए? गोल्ड, क्योंकि गोल्ड इज हाईली मेलिएबल, उसकी पतली पतली शीट्स पॉसिबल होती हैं, और फ्रॉम अ ब्लॉक ऑफ लेड यहाँ से जो अल्फा रे स्कैटर हो रही थी उसको बम्बार्ड कराया था, और आपस में एक स्क्रीन ले ली थी फ्लोरोसेंट मटेरियल की। तो क्या आया, जितनी भी अल्फा रेज थी, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज पास्ड अनस्कैटर्ड, मतलब वो गोल्ड के मेटल से ऐसे निकल गई अल्फा रे जैसे कि पूरा का पूरा एटम खाली है। जबकि अल्फा रे क्या होते हैं, हीलियम 2 पॉजिटिव, अल्फा रेज के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, अल्फा रेज आर डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम। और अगर थॉमसन सही था, अगर एटम भी पॉजिटिव चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो अल्फा रेज जो आ रही है जो कि खुद भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होनी चाहिए थी, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होनी चाहिए थी। बट अल्फा रेज ऐसे निकल कर चली गई गोल्ड के एटम से या वो गोल्ड की मेटल शीट से, एज इफ मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। अगर थॉमसन की बात ये सही होती दैट द होल एटम इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो सारी अल्फा रेज ऐसे ना जाती, वेरी फ्यू स्कैटर्ड बाय फ्यू एंगल्स, बहुत कम अल्फा रेज थी जिनको थोड़ी सी स्कैटरिंग मिली by small angles, and there was only one alpha ray which got bounced back, यानी कि वो सेंटर में आई और 180 डिग्री मतलब आई और वैसे ही चली गई बाउंस बैक। इसका मतलब उन्होंने कहा कि सेंटर में कुछ पावर है, और वो पावर क्या थी कि सारा पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है बल्कि सेंटर में कंसंट्रेटेड है, जिसको न्यूक्लियस का नाम दिया, जिसको किसका नाम दिया गया। सो द होल पिक्चर ऑफ लुकिंग एट एन एटम, एक एटम को देखने की जो हमारी एक विजुअलाइजेशन थी, जो पिक्चर थी, वो बदल गई। नाउ नो मोर इट वाज कंसीडर्ड दैट यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बल्कि अब बोला गया कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एटम का सेंटर में कंसंट्रेटेड है, जिसको किसका नाम दिया गया, न्यूक्लियस। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तभी करके जब अल्फा रेज आई थी वो एज इट इज चली गई, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। ज्यादा स्पेस तो एटम के अंदर क्या है, एम्प्टी है। तो जैसे अल्फा रे आई वैसे चलेगी, जैसे अल्फा रे आई वैसे चलेगी। वही अल्फा रे जो न्यूक्लियस के थोड़े नजदीक थी उनको स्कैटरिंग मिली, और क्योंकि न्यूक्लियस इतना छोटा है कि एक ही अल्फा रे ऐसी थी जो डायरेक्टली टकराई, जिसको बाउंस बैक हुई 180 डिग्री पे, और जैसे आई वैसे चलेगी। यहाँ से ये भी तो पता लगता है कि ठीक है पॉजिटिव चार्ज सेंटर में तो है, बट दैट सेंटर इज वेरी स्मॉल। अगर वो सेंटर थोड़ा फैला हुआ होता तो बहुत सारी अल्फा रेज को बाउंस बैक मिलता,
सिर्फ एक ही अल्फा रे वापस इसीलिए जा रही थी, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एक डॉट सेंटर में कंसंट्रेटेड है एंड दैट डॉट इज वेरी स्मॉल। तभी कहते हैं ना कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो एटम के साइज से बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, वो सेंटर में बहुत छोटा सा है। इट्स जस्ट लाइक अगर 5 किलोमीटर का प्लेग्राउंड है, उसके सेंटर में एक बॉल रख दो तो वो छोटी सी बॉल न्यूक्लियस है और वो पूरा 5 किलोमीटर का प्लेग्राउंड एटम है। तो एटम का कंपैरिजन में न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है। अगर एटम के साइज को 10 की पावर -10 मीटर माना गया है तो न्यूक्लियस और भी माइनस में है, 10 की पावर -15। So you can just imagine कि atom is so big but its nucleus in the center is very small. That is why there's only one alpha ray in the 10,000 alpha rays which is getting this direct bounce back. अगर न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा होता तो शायद 2-4 अल्फा रेज को स्कैटरिंग ज्यादा मिलती, बट एक ही अल्फा रे थी जिसको 180 डिग्री की स्कैटरिंग मिल रही थी, राइट। तो आफ्टर द रदरफोर्ड मॉडल मैंने आपको पढ़ाया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक नंबर, कि अगर एटम न्यूट्रल होगा तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, और इसको किसका नाम दिया जाता है, एटॉमिक नंबर का। लेकिन जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बैठे हैं प्लस न्यूट्रॉन बैठे हैं जो दोनों मास को कंट्रीब्यूट करते हैं, तो अगर दोनों के नंबर को प्लस कर दिया जाएगा तो दैट इज मास नंबर। तो कई बार हमें न्यूमेरिकल आ जाता है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो A माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो Z था, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम कैसे निकालते हैं। तो अगर आपको सिंबल गिवन है तो ऊपर वाली वैल्यू मास नंबर होती है, नीचे वाली वैल्यू, जो नीचे वाली वैल्यू है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो ऊपर A से नीचे वाली वैल्यू को माइनस कर दो। तो ऐसे कुछ मैंने आपको नोट्स में न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करवाए थे, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो आफ्टर रदरफोर्ड हु केम, बोहर। बोहर ने रदरफोर्ड के बाद Bohr was very much successful, you know, in calculating the radius, कि first shell का radius कितने distance के बाद होगा, what is going to be the energy of the electron in first shell, in second shell and in subsequent shells, velocity कितनी होगी। तो जब भी आपको मैं बोहर मॉडल, you know, the main chapter starts from the बोहर मॉडल। अगर आपको रिवाइज करना है एंड इफ यू आर फोकसिंग ऑन लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन, स्टार्ट फ्रॉम बोहर मॉडल। बोहर मॉडल के सीधे सीधे पोस्टुलेट भी पूछे जाते हैं, बोहर मॉडल के पोस्टुलेट भी पूछे जाते हैं। और जब आप पोस्टुलेट याद करोगे कि बोहर ने रेडियस दिया था, इट इज गिवन बाय 0.529 n स्क्वायर, तो कल को अगर आपको न्यूमेरिकल आएगा रेडियस कैलकुलेट करने का, वो भी आप कर लोगे। So you know learning the postulate of Bohr model is very important because direct question भी बनता है, और उनके postulate से याद करने से जो आप फॉर्मूला याद करोगे कि बोहर रेडियस फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बोहर एनर्जी कैसे कैलकुलेट करी जाती है, तो कल को जब आपको रेडियस, वेलोसिटी या एनर्जी के आएंगे न्यूमेरिकल्स, यू विल सी कि कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट। तो अगर आपको फॉर्मूला पता होगा, ओनली देन यू विल बी एबल टू पुट द यू नो वैल्यूज एंड कैलकुलेट। तो बोहर का पहला पोस्टुलेट क्या था, बोहर का जो पहला पोस्टुलेट था वो तो रदरफोर्ड से इंस्पायर्ड था कि एटम न्यूट्रल होता है जिसका न्यूक्लियस सेंटर पे होता है और न्यूक्लियस इट्स सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो बोहर का जो पहला पोस्टुलेट था दैट वाज नॉट समथिंग वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव स्टडीड, रादर इट इज यू नो इंस्पायर्ड फ्रॉम रदरफोर्ड ओनली, कि हाँ कि एटम न्यूट्रल है, सेंटर में न्यूक्लियस है, आसे पासे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि घूम रहे हैं। सेकेंड पॉइंट बोहर ने जो बताया, जो कि अभी तक किसी ने नहीं बताया था, वो ये था कि एटम का जो न्यूक्लियस है उसके पास पहला ऑर्बिट कहाँ से शुरू होगा। अगर मान लो ये न्यूक्लियस है, इधर से शुरू होगा, इधर से शुरू होगा, यानी कि जो पहला ऑर्बिट, जब अगर मान लो अगर आपकी एटम बनाने की फैक्ट्री है, तो अगर आप न्यूक्लियस के बाद पहला ऑर्बिट रखोगे तो मतलब कितने डिस्टेंस के बाद रखोगे, ऐसा साइंटिस्ट सोच रहे थे। तो बोहर ने ना बड़ी कैलकुलेशन करी, ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन। बोहर ने देखा कि जहां से भी ऑर्बिट शुरू हो रहा था वहां पर जब इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे थे ना, तो उसकी वैल्यू h/2π के इक्वल आ रही थी। सेकेंड ऑर्बिट जहां से शुरू हो रहा था वहां पे उसका जो एंगुलर मोमेंटम था वो h/2π के डबल आ रहा था।
जो तीसरा ऑर्बिट था वहां पे इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम था उसकी वैल्यू h/2 के ट्रिपल आ रही थी। तो जब मैंने पहली बार भी आपको ये टॉपिक पढ़ाया था तो पहले तो मैंने आपको एंगुलर मोमेंटम बताया था कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम से पहले आपको मैंने मोमेंटम बताया। तो मोमेंटम होता है कि जब भी कोई चीज मोशन में होती है तो उसके अंदर कितना मोशन है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल देती हूँ कि एक छोटा बच्चा घूम मेरी तरफ भागते हुए आ रहा, तो जैसे ही वो मेरी तरफ पहुंचेगा मैं उसको पकड़ लूंगी, लेकिन वही बैल आ रहा है उतनी वेलोसिटी से जितनी वेलोसिटी से बच्चा भाग, मैं उसको नहीं उठाऊंगी क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो उसका मोशन इज मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम सिर्फ वेलोसिटी पे नहीं डिपेंड करता, उसी वेलोसिटी से बच्चा भी भाग रहा है बट उसके अंदर अमाउंट ऑफ मोशन उतना नहीं है, क्योंकि मोमेंटम कैलकुलेट्स द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी, जिसको फिजिक्स में हम मास इनटू वेलोसिटी कर देते हैं कि उसके मास और उसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो बच्चे का भार कम है, तो इवन इफ इट मूविंग विद द सेम वेलोसिटी एज दैट सांड, तो मैं उसको पकड़ लूंगी। लेकिन अगर वही सांड आ रहा है मेरी तरफ तो आई विल रन, राइट। तो जैसे जब कोई भी चीज वेलोसिटी में होती है तो उसकी वेलोसिटी मैटर नहीं करती, उसका मास भी मैटर करता है। वी कैलकुलेट मोमेंटम विच इज मास इनटू वेलोसिटी। बट अगर वही चीज गोल गोल घूम रही है तो m इंटू वी इंटू आर, रेडियस भी देखना पड़ता है, दैट बिकम्स द एंगुलर मोमेंटम। तो बोहर ने देखा कि भगवान ने कुछ तो कारण है कि ऑर्बिट उतने डिस्टेंस पे रखा है कि जिस रेडियस पे रखने पे उसके m इंटू वी इंटू आर की वैल्यू या तो h/2 के बराबर बन रही है या उसके मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस की वैल्यू h/2 के डबल बन रही है। कभी ऑर्बिट ऐसे डिस्टेंस में नहीं है कि जितने डिस्टेंस में उसके m इंटू वी इंटू आर की वैल्यू 1.5 बने। अब ऐसा भगवान ने क्यों बनाया? वो कहते मुझे नहीं पता, मैंने तो ऑब्जर्व किया है, मैंने तो तुम्हें बता दिया। ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड in which angular momentum is the integral multiple of h/2 इंटेग्रल मतलब या तो उसकी वैल्यू 1 इंटू h/2 की इक्वल आ रही है या उसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू डबल द h/2 की इक्वल आ रही है या उसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू ट्रिपल आ रही है। एंड इट इज नेवर कि उसके m इंटू वी इंटू आर की वैल्यू 1.5 टाइम्स आ रही है। तो भगवान ने जब एटम्स बनाए हैं या नेचर ने जब एटम बनाया है तो इस तरह से बनाया है कि उसके ऑर्बिट को उतने रेडियस पे रखा है जितने रेडियस पे रखने पे उसके m इंटू वी इंटू आर की वैल्यू h/2 के इंटेग्रल मल्टीपल के बराबर आएगी। या तो उसके 1 टाइम होगी तो फर्स्ट ऑर्बिट बन जाएगा, अगर डबल होगी तो उसका सेकेंड। ऐसा क्यों है? वो बोलता मुझे नहीं पता, मैंने तो ऑब्जर्व किया, क्यों है मुझे नहीं पता बट ऐसा है। तो यहां से बोहर को बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिली कि इसने वो पॉइंट ढूंढ लिया कि आखिर न्यूक्लियस का कितने रेडियस पे पहला ऑर्बिट शुरू होगा। उसने कहा उतनी दूरी पर होगा जितनी दूरी पे उसके m इंटू वी इंटू आर की वैल्यू किसके बराबर आ रही होगी? h/2 के, वेयर h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, there h is the Planck's constant 6.6 into 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, राइट। इसके बाद थर्ड पोस्टुलेट आया कि उसने इसी में मास की वैल्यू पुट करके वेलोसिटी की पुट करके वैल्यू रेडियस कैलकुलेट किया था। बोर रेडियस वाज गिवन बाय हाउ मच? 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये मैं निकाल ही देती हूँ अब आप। Rutherford. So what were the postulate? पहला postulate, atom is consisting of positively charged proton and negative charge electron such that positive charge is concentrated inside the nucleus and electrons are revolving just like the planets, right? सेकेंड पोस्टुलेट जो था वो मैं अभी बता चुकी हूँ, थर्ड बोलो या सेकेंड बोलो, कि ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड इन विच पहले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर आ रहा है? h/2
सेकेंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का MVR किसके बराबर आ रहा है? h/2 का डबल। अब भगवान को h/2 इतना क्यों पसंद है? कुछ तो इसके पीछे भी सीक्रेट होगा कि आखिर वही क्यों ऑर्बिट होता है जहां पे उसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h/2 के इक्वल बन रही है। कोई h/2 नंबर की जो वैल्यू है वो कुछ तो उसका मिस्ट्री होगी या कुछ तो उसका लॉजिक होगा, है ना, क्योंकि एवरीथिंग इज लॉजिकल, सबके पीछे साइंस है, राइट। थर्ड पोस्टुलेट हो गया। प्लैंक आ गई। So what is the first postulate of Bohr? An atom is made up of positively charged proton and negatively charged. Second postulate है कि atom consists of heavily charged positive nucleus surrounded by revolving electron. इन्होंने इसको लंबा करके एक ही postulate को दो में split कर लिया. Third है only those orbits are permitted in which angular momentum is an integral multiple of h/. तीन postulate तो मैंने याद ही करा दिए. Fourth, बोर रेडियस कैसे कैलकुलेट किया, इसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, बट जस्ट बिकॉज टू गिव यू द फील कि हाँ कैसे निकाला था, तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, अगर आप भी कार चला रहे हो गोल 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 गोल, तो जो बंदा खिड़की पे बैठा होगा, जैसे तुमने मेरे को बोला कि मैम आपको राइड दिलवा के आते हैं, बदला लेने के लिए तुमने मुझे पीछे बिठा दिया और गोल गोल गोल, तो मैं तो खिड़की से बाहर ही जाऊंगी ना। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन के साथ भी होना चाहिए था कि जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा था उसको बाहर जाना चाहिए था, बट उसको अंदर की तरफ क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और गोल गोल घूमने की वजह से उसको बाहर क्या मिल रहा है? सेंट्रीफ्यूगल, जो बाहर की तरफ लगता है। तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कभी ना तो अंदर आता है ना कभी, क्योंकि उसको जितना फोर्स बाहर लग रहा है उतना ही फोर्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन हमेशा, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन में पूछते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस बीच में है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को पुल क्यों नहीं कर लेते? व्हाई डज इट इलेक्ट्रॉन जस्ट फॉल इनसाइड द न्यूक्लियस? तो उसका आंसर भी यही है कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमने की वजह से उसको एक आउटवर्ड पुल भी मिल रहा है और इनवर्ड पुल भी मिल रहा है, तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? बैलेंस। तो इसको डिराइव किया था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज गिवन बाय mv²/r, कूलम्बिक फोर्स इज गिवन बाय k q1q2/r²। तो करते करते हमने यहां से एक डेरिवेशन करते थे, एक चमगादड़ जैसा फॉर्मूला डिराइव किया था कि r = n²h²/mk, बट ये सारे कांस्टेंट है, तो इन सबकी वैल्यूज पुट करके फाइनली जो हमारे पास फॉर्मूला आया था दैट वाज दिस कि बोहर रेडियस इज गिवन बाय 0.529, 10⁻⁻10 की जगह एंगस्ट्रॉम बोल दिया था। z तब लेना अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई एलिमेंट है, हीलियम। अब मैंने ना मुक्कत के पेपर में लास्ट टाइम भी बोहर रेडियस हीलियम का आया था, तो नीचे z2 लेना है। अगर आप जल्दबाजी में फॉर्मूला याद करके चले गए 0.529 एंगस्ट्रॉम n² और फिफ्थ ऑर्बिट का निकालना, n की जगह 5 पुट करा है, आंसर गलत हो गया क्योंकि हीलियम का पूछा था, तो नीचे z की जगह क्या लेना था? 2। ओनली अगर हाइड्रोजन का आएगा तो नीचे z लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के केस में z क्या हो जाता है? सो यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला दिस, दैट रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, बोहर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज गिवन बाय n² इंटू 0. एंगस्ट्रॉम, और फिफ्थ ऑर्बिट का निकालना है तो n की वैल्यू क्या लेनी है? और नीचे z, अगर हीलियम का क्वेश्चन है तो नीचे z की वैल्यू क्या लेनी है? 2। हाइड्रोजन का है तो 1। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम फॉर्मूला हम तो यहाँ लिख के चले जाएंगे, फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो फ्री के मार्क्स। कैलकुलेट द बोहर रेडियस, जस्ट यू हैव टू पुट द फॉर्मूला एंड जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ऐसे ही वेलोसिटी के लिए भी उन्होंने डिराइव करी थी, नो डोंट डू द डेरिवेशन, जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला कि वेलोसिटी क्या, रेडियस में ऊपर m² है, नीचे z है। वेलोसिटी के फॉर्मूले में इंटरचेंज कर दो, ऊपर z चला गया, नीचे, क्योंकि जैसे जैसे ऑर्बिट दूर जाएगा वेलोसिटी कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और स्क्वायर नहीं है ना, ऊपर स्क्वायर है ना, और मल्टीप्लाई किस फैक्टर से करना है? 2.18 इंटू 10⁸8 सेंटीमीटर पर। चारवीं बाजू पे नहीं लिख के जाना फॉर्मूला,
याद करके जाना है। और एनर्जी के 3 फॉर्मूले कराए थे, किलो जूल में निकालना है तो माइनस 1312, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो माइनस 13.6, और अगर जूल में निकालना है तो माइनस 21.8 इंटू 10 की पावर माइनस। आई टेल यू पेपर इज गोइंग टू बी टफ, बट जो चीजें पक्का पता है कि हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी आएगी, मेरे को फॉर्मूला पता है, माइनस 21.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, मेरे को वैल्यू पुट करनी है ना, आई गेट द आंसर। जब बच्चे ऐसे क्वेश्चन छोड़ के जाएंगे जिसमें कोई ब्रेन स्टॉर्मिंग इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें कोई हाई एनालिसिस या कुछ ज्यादा नहीं है तो पेपर अच्छा नहीं होगा। आई ऑलवेज से माई स्टूडेंट्स कि वेदर अ पेपर इज गोइंग टू बी टफ और इजी, पूरा पेपर कभी टफ नहीं हो सकता अगर ज्यादा टफ है तो 30% या 40% पेपर ऐसा होगा जो एवरेज होगा, हम उसको टफ तब मानते हैं तो 60% टफर है, बट 40% इज विच एवरीवन कैन डू। बट वही जिन्होंने बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करे हैं, कि देखो टफ वाला पार्ट तो मुझे नहीं पता कि कैसा टफ, तो टफ की कोई डेफिनेशन नहीं होती। टफ की क्या डेफिनेशन है? टफ इज समथिंग विच वी डू नॉट नो, वो इसकी यहाँ से शुरू हो सकती है, इसकी यहाँ से शुरू हो सकती है, दैट डिपेंड। बट जो बेसिक चीज है कि मैम ने बोला ही था कि बोर रेडियस आना है कैलकुलेट करना, मान जाके बच्चा फॉर्मूला भूल गया और उसको पता ही नहीं है कि मैं कैसे फॉर्मूले में एन की वैल्यू कहाँ पुट करूँ, तो वो उसकी मिस्टेक मानी जाएगी। तो जब मेरे पास बच्चा पेपर लेके आएगा, जब मैं बच्चे को देखती हूँ कि पेपर टफ आया, तो मैं उसको ये बोलती हूँ कि ये तो कर सकता था, दिस क्वेश्चन यू कुड हैव अटेम्प्टेड, दिस यू कुड हैव डन। वो हम इसीलिए नहीं करके गए क्योंकि यू नो आप बच्चे क्या करेंगे, मैम पेपर आ रहे हैं, शॉर्टकट दे दो, पीछे के एनसीईआरटी क्वेश्चन लर्न करने लग जाएंगे, कंसेप्चुअल कर जाएंगे, इवेंचुअली दे विल फेल बिकॉज आपको पढ़ने का ढंग सही नहीं है। तब भी मैं हमेशा क्या कहती हूँ कि पहले अपने नोट स्ट्रॉन्ग करो। नोट स्ट्रॉन्ग करने का मतलब है कि उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, फॉर्मूलेज हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर रखे हैं ना, तो पेपर का जो बेसिक पार्ट होगा वो आपको कहीं आपको डूबने नहीं देगा। दैट विल ऑलवेज हेल्प यू कि हाँ यार ये पार्ट तो मैं कर ही लूंगा, इतना तो मुझे आता है। फिर जहां पे ब्रेन स्टॉर्मिंग वाले क्वेश्चन होंगे या ऐसे क्वेश्चन होंगे विच आर आउट ऑफ द बॉक्स, जो मुझे भी लगता है एज अ टीचर कि नहीं यार ये क्वेश्चन तुम्हारे लेवल से ऊपर था, उस पर भी तुम फोकस कर पाओगे क्योंकि आपका ऑलरेडी कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप हो चुका होगा कि यार मैं फेल तो नहीं होने वाली, क्योंकि जितना पार्ट सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल्स करने थे, मुझे फॉर्मूले आते, मुझे पोस्टुलेट लिखने थे वेस्पर थ्योरी के, वहां बच्चे वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट ही नहीं लिख पाते बिकॉज उस पर तो हमने फोकस ही नहीं किया होता, हम तो इधर उधर क्वेश्चन के पीछे भाग रहे थे। डोंट रन, यू नो, जैसे कि वो कहते हैं ना कि डोंट रन आफ्टर द सक्सेस, इट विल ऑटोमेटिकली कम टूवर्ड्स यू इफ यू विल जस्ट वर्क हार्ड। ऐसे ही है, मार्क्स के पीछे भागोगे, चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे मैथ्स है, आपके कभी मार्क्स नहीं आएंगे। अगर आप टॉपिक्स पढ़ के जाओगे कि बोर के पोस्टुलेट करके जाने हैं, मुझे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, पेपर से आधा घंटा पहले सुबह जब मॉर्निंग में उठोगे सारे फॉर्मूले रिवाइज करके जाओगे, और जैसे क्वेश्चन पेपर आएगा कि आप फॉर्मूला भूल ना जाओ, यू नो क्वेश्चन के साथ पहले फॉर्मूला लिख लोगे कि मैं बाद में क्वेश्चन करूंगा बट मैं फॉर्मूला भूल ना जाऊं, उस बच्चे को कोई हरा नहीं सकता। और वहां पे दुख की बात ये होगी कि मुश्किल तो किसी से नहीं हुए, इजी वाले आप इधर उधर से देख रहे हो, यार कोई फॉर्मूला बता दे मुझे बोहर का, या मुझे कोई वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट बता दे, तो वो बच्चे का कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। तो पहले तो स्मार्ट बनो कि नोट्स पढ़ के अपने वो टॉपिक्स को फुल फ्लेज करो कि ये अगर आएंगे तो ये तो मैंने कर ही लेने हैं, बाकी टफ वाले आई विल सी कि व्हाट टू डू। अब कल का आपका जो टेस्ट मैंने रखा हुआ है दैट इज ऑफ चैप्टर 4, उसमें एमओटी के क्वेश्चंस, रेजोनेंस के जो मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन देती हूँ, स्ट्रक्चर्स बनवाती हूँ, एनर्जी लेवल डायग्राम हो गए, हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स हो गई, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कब sp होती है, कब sp2 होती है, कब sp3 होती है, इनको स्ट्रॉन्ग करो एंड डू द रिटन प्रैक्टिस गाइस। जितनी रिटन प्रैक्टिस करोगे आज उतना आपका पेपर अच्छा होगा, आई कैन बेट यू। Okay, just off it and we'll meet tomorrow for the test. Timings I will tell. It will not be in the